अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। आज 11 जनवरी है 2025 है और मैं आपको बताऊं, मैं कुछ खबरें देख रहा था और मैं कुछ दिन से इनको फॉलो कर रहा हूं। ख़ास तौर पे जो डोनाल्ड ट्रंप रोज़ एक नया बयान दे रहे हैं। कुछ लोग उन बयानात को बड़े फ़नी तरीके से ले रहे हैं, कुछ उनको मजाक समझ रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बात आप समझ लें कि जो प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है अमेरिका में, उसका एक बहुत बड़ा थिंक टैंक होता है उसके पीछे, और बहुत इंटेलिजेंट लोग जो होते हैं वो उसके लिए डेटा जमा कर रहे होते हैं। उस डेटा को एनालाइज किया जाता है और उसके ऊपर आके को पॉलिसी स्टेटमेंट आती है। अब जो डोनाल्ड ट्रंप पॉलिसी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, और इसमें CIA का भी इनपुट होता है, इसमें जितने भी उनकी इदारे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस वगैरह, उन सब का इनपुट होता है। तो अब जो डोनाल्ड ट्रंप के बयानात आ रहे हैं, ये अगले 4 साल के लिए नहीं है। ये मैं आपको बताऊं कि अमेरिका एक करवट लेने लगा और ये अगले 15-20 साल के ऊपर बड़े गहरे असरात जो हैं पूरी दुनिया के ऊपर मुरतब होंगे, और ख़ासतौर हमारे मुल्क में भी। और जब मैं अपने मुल्क को देखता हूँ तो हमारे मुल्क में कोई इस बात पर लड़ रहा है कि मरीम नवाज ने हाथ कैसे मिलाया खलीफा मोहम्मद बिन जायद से। कोई ये देख रहा है कि जी इमरान खान को कोई जेल में क्यों नहीं मिलने गया मुलाकाती, जबकि उसको इजाज़त थी। कोई ये देख रहा है कि जनाब मरवत साहब की, जनाब सलमान अकरम राजा की लड़ाई जो है वो कहाँ तक जाएगी, हम उसमें मज़े ले रहे हैं। हमारा सारा टेलीविज़न इन बातों पे लगा हुआ है, लेकिन हमें एहसास ही नहीं है कि इज़राइल का, ग्रेटर इज़राइल का जो प्लान है वो तो कंप्लीट हो गया, पाया तकमील तक पहुंच गया। और 2025 जो है ग्रेटर इज़राइल का फेज़ 2 जो है उसको कंप्लीट करने पे है, जिसके अंदर जॉर्डन का बड़ा बेशतर हिस्सा आएगा, जिसके अंदर यमन आएगा और कुछ और इलाके भी आएंगे। बट जिन ममालिक को प्रॉब्लम नहीं है वो ममालिक खुश हैं। अरब ममालिक, उनके ख्याल में उनकी सेहत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पड़ेगा, इवेंचुअली सबको फ़र्क पड़ेगा। जो आंखें बंद करके बैठा है इसके ऊपर, उसकी आंखें खुल जाएंगी और फिर बंद करने का टाइम नहीं मिलेगा। डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम मैंने गल्फ ऑफ अमेरिका रखना है। बेसिकली वो अमेरिकन हिस्ट्री को रीराइट कर रहा है। वो चाहता है कि अब्राहम लिंकन के बाद अब उसका नाम आए कि जनाब ये आदमी आया और इसने अमेरिका को दोबारा ग्रेट बना दिया, दोबारा अजीम बना दिया। डोनाल्ड ट्रंप को ये पता है कि चाइना के साथ, यानी चाइना का टैरिफ क्या है, चाइना का टैरिफ जो ट्रेड है अमेरिका के साथ, वो ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स में है, यानी कोई 100 बिलियन नहीं है, वो ट्रिलियंस में है। और उसका 68%, 70% जो ट्रेड है चाइना का, वो सिर्फ अमेरिका के साथ है और बाकी पूरी दुनिया के साथ है। तो आज अगर अमेरिका उसके ऊपर ज़रा कोई चाबी खसता है, कन्नी टाइट करता है, तो चाइना जो है वो बिल्कुल आएगा। आज अगर अमेरिका जो है वो रशिया को ही कहता है कि तुम यूक्रेन में जहाँ तक आ गए ये इलाका तुम्हारा है, इस पर सब्र शुक्र करो, ये गंदम वगैरह जितनी भी फील्ड्स हैं ये अब तुम्हारी हुई, तुम्हारे पास सैंक्शंस ख़त्म कर रहे हैं, ख़त्म कर दो इस लड़ाई को, बस चाइना से ज़रा सा अलग हो जाओ, डिस्टेंस कर लो, क्योंकि अब हमने इसको सबक सिखाना है। तो आज ट्रंप इतना सीरियस हो गया है कि उसने पहली बारी अपने बॉर्डर के ऊपर थ्रेट्स देना शुरू कर दी हैं। उसने कनाडा को कह दिया, वो तो ये कह रहा है कि हम $200 बिलियन खर्च कर रहे हैं साल का तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए। तब वो कनाडा के पीछे पड़ गया। वो कह रहा है क्यों ना कनाडा को 51st स्टेट डिक्लेयर कर दिया जाए। ये मजाक की बातें नहीं है। जब एक हेड ऑफ द स्टेट इस तरह की बात करता है तो उसके पीछे बड़ी कोई सोच होती है। नाउ व्हाट हैपन्स, उसने कहा कि जी पैनामा को हमने लेना है, पैनामा कनाल को हमने लेना है, और हमने ग्रीनलैंड को लेना है। ग्रीनलैंड अभी किसके इस्तेमाल में है या ज़ेर इस्तेमाल है, ज़ेर असर है, वो है डेनमार्क। डेनमार्क में खौफ की घंटियां बजना शुरू हो गई हैं, क्योंकि ट्रंप ने कल एक सवाल के जवाब में ये कहा कि पैनामा कनाल की बात हो रही है, पैनामा और ग्रीनलैंड के लिए इकोनॉमिक
और मिलिट्री फोर्स, इन दोनों को इस्तेमाल करने से उसने गुरेज नहीं करना। तो पैनामा कैनाल से जो ट्रेड है बेसिकली, वो मेजॉरिटी ट्रेड 70% जो है वो तो अमेरिकन्स का। अमेरिकन्स का ये ख्याल है, या डोनाल्ड ट्रंप का ये ख्याल है कि ये बनाने के पैसे हमने दिए थे, और यहाँ पे इन तंग राहगुजारियों में, क्योंकि बड़ी तंग जगह है वो पैनामा जो है, तो शिप्स को लाइन में लगना पड़ता है, बारी बारी आते हैं वो वहाँ से गुजरने के लिए, कई कई दिन इंतज़ार करना पड़ता है। वरना अगर वो अर्जेंट फीस देते हैं तो तकरीबन $1,00,000 फी शिप तक जो है उनको एक तेरे की फीस देनी पड़ती है, वरना वो कई कई दिन इंतज़ार करें जब तक बारी नहीं आती। तो अमेरिकन जो ट्रेडर्स हैं उन्होंने चीखें मारना शुरू कर दी हैं। तो अब ट्रंप का ख्याल है कि पैनामा पे हम कब्जा कर लें और चाइना का ट्रेड यहाँ से रोक दें, और ये इसका जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है और वो हर जगह पे जाके वो पोर्ट्स को भी कब्जा कर रहा है, ये कर रहा है, तो ज़रा पैनामा के ऊपर तो उसको रोकें आके, और अमेरिकन ट्रेड को हम फ़रोग दें, और बाकी जो मरता है मरे। ग्रीनलैंड के ऊपर भी, ग्रीनलैंड के ऊपर बात उन्होंने कर दी सिक्योरिटी की, उन्होंने कह दिया अमेरिकन सिक्योरिटी को खतरा। अब वो कई वजूहत हैं उसकी कि वो उसके बॉर्डर्स पे क्या है, उसके आगे क्या है, उसके पीछे क्या है, वहाँ पे किस किस के उसके करीब जो है वो मिलिट्री बेसिस हैं। लेकिन जब अमेरिका का प्रेसिडेंट ये कहे कि इस चीज़ से अमेरिका की वजूद को सिक्योरिटी है, तो हर अमेरिकन जो है वो उठ के बैठ जाता है और उसकी बात गौर से सुनता है, और फिर आप उसको जायज़ कहें, आप उसको नाजायज़ कहें, वो ये करके छोड़ता है। तो 2025 में तो ट्रंप के हाथ इस वक्त हिज हैंड्स आर फुल, और अभी उसने इजराइल को भी लेजिटिमेसी दिलवानी है, जो उसने कब्जे कर लिए हैं, जो उसने मारदाड़ कर ली है सारी उसके ऊपर, और फेज़ 2 के लिए तैयार करना है। तो ये जो 2025 है ये ट्रंप का इन 4 चीज़ों पे निकलेगा। और उसके बाद 2026 में जो मुझे लगता है पहले 3 से 4 महीने के अंदर ईरान की बारी आएगी कि ईरान को वो कहेंगे कि अच्छा अब तुम हमारी मर्जी के मुताबिक बंदे के पुत्र बनो, और उसके बाद पाकिस्तान की बारी है। पाकिस्तान को तो खैर अंगूठे के नीचे करना जो है बड़ा आसान है। एक IMF उसकी किस्त ना मिले या डिले हो जाए एक अनफोर्सीन टाइम के लिए, और एक आपको सऊदी अरेबिया का तेल ना दे, तो ये डेफर्ड पेमेंट पे ना दे, क्योंकि याद रखें कि मोहम्मद बिन सलमान जो है आउट ऑफ अमेरिका वो डोनाल्ड ट्रंप का बेस्ट फ्रेंड है। तो आप भूल जाएं कि आपकी मोहम्मद बिन सलमान से क्या दोस्ती है, क्या ताल्लुकात हैं, क्योंकि हमारी औकात नहीं है उसके ऊपर अपनी दोस्ती जताने की। तो आप जो है आपने तो फौरन यू प्रेशर के अंदर क्रम्बल करना है, उस प्रेशर के अंदर उसमें फिर आप ये देखें कि जो वर्ल्ड में ट्रेड को वापस काबू करने की बातें कर रही हैं, जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के ट्रेड की बात कर रहे हैं, उनके लिए $100-200 मिलियन जो है खर्च करना कोई बड़ी बात नहीं है कि वो बलूचिस्तान के अंदर डाल दें उसको, BLA के पर वो अफ़गानिस्तान के अंदर डाल दें KPK में गन करने के लिए, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। हम कितना रेजिस्ट कर सकते हैं। मेरी बातें बुरी लगेंगी, लेकिन मैं बड़ी रियलिस्टिक बात कर रहा हूँ, और हमारे सियासतदानों को, हमारी अशराफिया को, हमारी अदलिया को, हमारे हुक्मरानों को, हमारे डिसीजन मेकर्स को इस बात की समझ नहीं आ रही कि अगले साल जो अराउंड द कॉर्नर है, अगले साल हमारे साथ क्या होने वाला है, और हम यहाँ आपस की लड़ाई झगड़ों में और छोटी छोटी और घटिया तरीन सियासत में हम इन्वॉल्व हैं। अभी भी आप ये देखें कि आज फैसलाबाद में केस आया कि जी वो डॉक्टर्स जो हैं ज़्यादती करते रहे मरीज़ा से, उस बेचारी ने डिप्रेशन में अपनी रग काट ली। हमारे ये केसेस ही नहीं ख़त्म हो रहे हैं, हमारी रऊनत ही नहीं ख़त्म हो रही, हमारे दिमाग से फ़िरौनियत ही नहीं कम हो रही है, हम बाज ही नहीं आ रहे हैं अपनी हरकतों से, चाहे रिश्वत देनी हो, चाहे 2 नंबरी करनी हो, चाहे चोरी करनी हो, चाहे रेप करना हो, और किसी रेपिस्ट को इस मुल्क में सजा ही नहीं होती।
जो मर्जी हो जाए। वो नूर मुकद्दम आपके सामने एग्जाम्पल है। तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जरा अपने इर्द गिर्द भी नजर डालें। पाकिस्तान के अलावा भी दुनिया के नक्शे पे और ममालिक हैं, और आप ये देखें कि इस वक्त पाकिस्तान उनके लिए बिल्कुल इर्रेलेवेंट हो चुका है। आप यूके में देखें कि क्या मुहिम चल रही है पाकिस्तानियों के खिलाफ, गैंग रेपिस्ट हैं और वो पकड़े गए हैं। तो हर आदमी समझता है वहां पे कि पाकिस्तानी जो है वो सिर्फ इस काम के लिए आते हैं यहाँ पे। आप और जगहों पे देख लें, या आप भीख मांग रहे होते हैं, उम्रा करने जाते हैं और आप भीख मांग रहे हैं, हज करने जा रहे हैं और आप भीख मांग रहे हैं, आप यूएई विजिट वीज़ा के ऊपर जाते हैं और आप वहाँ पे गलत कामों पे लग जाते हैं। फिर यूएई जब वीज़ा रोकता है फिर पूरा पाकिस्तान बिलबिलाता है कि जी हमारा वीज़ा रोक दिया, हमारा वीज़ा रोक दिया। इमेजिन अगर आपके मुल्क में कोई आके यही कर रहा हो जो हम दूसरे ममालिक में करते हैं, तो वीज़ा तो दरकिनार, अगर आप कोई उसको वीज़ा इशू हो जाए किसी एक को, आप तो अपने फॉरेन ऑफिस की जान खा लेंगे, और खानी चाहिए। तो अपनी हरकतें हम देख लें कहाँ से कहाँ पहुँच गई हैं। क्या जवाज़ है हमारे मुल्क के चलते रहने का? वो एक ही सूरत में है कि हम फैसला कर लें कि हमने अब ठीक होना है, हमने अपनी हरकत को भी ठीक करना है, अपनी सोच को भी ठीक करना है। हमने ठेकेदार नहीं बनना, हमने लोगों को नहीं बताना कि तुम अपने मुल्क में क्या करो। वी मस्ट माइंड आवर ओन बिजनेस। दूसरे मुल्कों में हर किस्म की इन्वॉल्वमेंट हम बंद कर दें, सोच की भी इन्वॉल्वमेंट बंद कर दें। हमें सोचना ही नहीं चाहिए कि टर्की में कौन जीते और सऊदीया में क्या हो और अमेरिका में इलेक्शन कौन जीते। हमें अपने मुल्क की फिक्र होनी चाहिए। हम ताने ही ना दें कि इंडिया में कोई भूखा है कि नहीं, हमें ये देखना है क्या हमारे मुल्क में लोगों को रोटी मिल रही है कि नहीं मिल रही है। ये दूसरे ममालिक जो हैं वो सर नीचे करके अपनी तरक्की में लगे हुए हैं, और सर उठाकर हम लोग अपनी बर्बादी के अलमबरदार बने हुए हैं। सोचिएगा इस पर। इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा। Until the next time, Allah Hafiz.